हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कॉस्ट अकाउंटिंग के इस लेक्चर से अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू टॉपिक मटेरियल कॉस्टिंग। हमारा ये जो मटेरियल कॉस्टिंग है ये दो पार्ट्स में क्लासिफाइड होता है। एक है इसमें प्राइसिंग ऑफ इशू जिसमें लीफो फीफो मेथड आती है, सेकंड इज इन्वेंटरी कंट्रोल जिसमें ईओक्यू आता है। इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट पार्ट दैट इज प्राइसिंग ऑफ इशू। ये प्राइसिंग ऑफ इशू का हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो इसमें हम प्राइसिंग ऑफ इशू के बैकग्राउंड को और उसके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। प्राइसिंग ऑफ इशू के पीछे का कंसेप्ट क्या है और उसका मीनिंग एक्चुअली क्या होता है। साथ में हम ये भी देखेंगे कितने टाइप की मेथड्स एक्चुअली प्राइसिंग ऑफ इशू में एप्लीकेबल होती है। ये बात हम जानते हैं कि हमारे कॉस्ट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। अगर हम कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट की बात करें तो फर्स्ट कंपोनेंट इज व्हाट मटेरियल, फर्स्ट मटेरियल होगा, सेकंड इज व्हाट लेबर एंड थर्ड इज व्हाट ओवरहेड्स। ठीक है, और फिर उसके बाद इनके फर्दर क्लासिफिकेशंस होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट ओवरहेड्स। फाइन। कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर हम स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो तीनों की इंडिविजुअल स्टडी होती है इनिशियली। सबसे पहले होगी मटेरियल की स्टडी कहलाएगी मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर की लेबर कॉस्टिंग, ओवरहेड की ओवरहेड कॉस्टिंग। फाइन। फिर उसके बाद इनकी स्टडी भी जो होती है क्लासिफाइड होती है, अलग अलग टॉपिक्स एक्चुअली उसके अंदर होते हैं। अगर हम मटेरियल की बात करें तो मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर हमें 2 टॉपिक्स पढ़ने को मिलते हैं। फर्स्ट इज व्हाट प्राइसिंग ऑफ इशू, प्राइसिंग ऑफ इशू एंड सेकंड इज व्हाट इन्वेंटरी कंट्रोल। ठीक है, प्राइसिंग ऑफ इशू एंड इन्वेंटरी कंट्रोल। जैसे अगर हम लेबर कॉस्टिंग की बात करें तो लेबर कॉस्टिंग में एक होता है हमारा लेबर टर्नओवर रेट्स और एक होता है लेबर इंसेंटिव प्लान्स। ओवरहेड कॉस्टिंग की बात करें तो ओवरहेड कॉस्टिंग में एब्जॉर्प्शन एंड अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स और एक होता है कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। फाइन। अभी हम इनके बारे में बात कर नहीं रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट द मटेरियल कॉस्टिंग। और मटेरियल कॉस्टिंग में भी स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइसिंग ऑफ इशू। तो सबसे पहले हम डिस्कस करें कि प्राइसिंग ऑफ इशू का एक्चुअली कंसेप्ट क्या होता है, प्राइसिंग ऑफ इशू का मीनिंग क्या है, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। तो अगर मैं इसकी हेडिंग के ऊपर ध्यान दें हम प्राइसिंग ऑफ इशू, तो इस हेडिंग को अगर हम बाइफरगेट करें तो सबसे पहले हमारा ये निकलता है कि जो गुड्स इशू किया गया उसकी प्राइस कितनी होगी। जो गुड्स इशू किया गया, तो क्वेश्चन ये कि कहां इशू किया गया, कैसे इशू किया गया, किसको इशू किया गया, किसने इशू किया, ये सारे क्वेश्चंस हमारे एक्चुअली उठते हैं। तो देखिए, इस प्राइसिंग ऑफ इशू के मैकेनिज्म को या कंसेप्ट को समझने के लिए हमारी किसी भी एक फैक्ट्री या किसी भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की परचेसिंग और इशू के मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूं। मान लीजिए कि ये आपका पूरा एक फैक्ट्री प्रीमाइसेस है या पूरी एक इंडस्ट्रियल यूनिट है, पूरा एक फैक्ट्री प्रीमाइसेस है। ठीक है, अब इस फैक्ट्री प्रीमाइसेस के अंदर यहां पर आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनी है पूरी फैक्ट्री, और जो फैक्ट्री होती है इसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। लेट सपोज ये हमारे A-B-C डिपार्टमेंट्स है, D डिपार्टमेंट है, P और Q ये डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, अब जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर, इसमें 2 टाइप के डिपार्टमेंट्स होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ डिपार्टमेंट्स आर कॉल्ड एज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, और सेकंड टाइप के डिपार्टमेंट जो होते हैं दोज आर व्हाट सर्विस डिपार्टमेंट्स। ठीक है, ये 2 टाइप के डिपार्टमेंट्स होते हैं। वैसे ये आगे अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड वाले टॉपिक के अंदर भी सेम टू सेम फंडा आएगा, बट स्टिल मैं आपको इसका बैकग्राउंड क्लियर करने के लिए बता दूं कि 2 टाइप के डिपार्टमेंट्स होते हैं, फर्स्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सेकंड सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एक्चुअली वो डिपार्टमेंट्स होते हैं जहां पर एक्चुअली किसी यूनिट्स का फिजिकल प्रोडक्शन होता है, मींस वहां पर कोई गुड्स को बनाया जा रहा है। ठीक है, जैसे यहां पर A-B-C और D हम मान ले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो A में कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट बन रहा है, B में कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट बन रहा है, C में कुछ बन रहा है और D में कुछ बन रहा है। सब में अलग अलग प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं, या फिर एक ही प्रोडक्ट अलग अलग डिपार्टमेंट से होकर भी बन सकता है। फाइन। तो पहले फिजिकल प्रोडक्शन एक्चुअली वहां पर किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का होगा, बाकायदा वहां पर कोई प्रोडक्ट बनता होगा, तो वो क्या कहलाएंगे हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सेकंड होते हैं सर्विस डिपार्टमेंट्स। एक्चुअली इन डिपार्टमेंट्स के अंदर किसी भी प्रोडक्शन का, किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन नहीं होता। इनका काम यह है कि ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं इनको ये डिपार्टमेंट्स स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड करते हैं। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इनका काम एक्चुअली प्रोडक्शन करना है, लेकिन प्रोडक्शन में कभी कभी कुछ टेक्निकल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है, दूसरी अलग अलग सर्विसेज होती हैं। तो ये जो सर्विस डिपार्टमेंट्स होते हैं ये अपनी सर्विसेज इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को देते हैं। अगर हम बात करें भाई कौन कौन से सर्विस डिपार्टमेंट होंगे, तो जैसे मैं कहूं, जैसे इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक होता है परचेज डिपार्टमेंट, एक होता है इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, बिलिंग डिपार्टमेंट, टाइम कीपिंग, पेरोल, इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जो अलग अलग चीजों में इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को असिस्ट करते हैं, या उन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो ट्रबल शूटिंग करेंगे, या दूसरी अगर लेबर की रिक्वायरमेंट है तो लेबर प्रोवाइड करेंगे, मटीरियल चाहिए तो परचेज डिपार्टमेंट को बोलेगा। तो इस तरह से डिफरेंट सर्विस डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है,
इन सर्विस डिपार्टमेंट्स में, अब ये मेरा पूरा हो गया, इन सर्विस डिपार्टमेंट्स में एक डिपार्टमेंट मैंने आपको बताया कौन सा होता है, परचेज डिपार्टमेंट। मान लें कि मेरा P जो है दिस इज व्हाट, परचेज डिपार्टमेंट। अब परचेज डिपार्टमेंट क्या काम करेगा, तो नेचुरली नाम से समझ में आ रहा है कि ये गुड्स को मार्केट से परचेज करेगा, लेकिन ये अपनी मर्जी से एक्चुअली परचेज नहीं करता। तो मैं अब आ रहा हूं मेरे प्राइसिंग ऑफ इशू के लिए। इसके लिए पहले मैं आपको इसका परचेज मैकेनिज्म बताता हूं कि किसी भी एक बड़े कंसर्न में, किसी भी एक बड़ी फैक्ट्री के अंदर किस तरह से गुड्स को परचेज किया जाता है। देखिए इसकी कुछ स्टेप्स होती है। अगर हम बात करें सबसे पहले क्या होता है, जो भी आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट भेजेगा कि हमें इतने इतने यूनिट की एक्चुअली रिक्वायरमेंट है, आप इतनी यूनिट हमारे लिए बाय करके दीजिए। ठीक है, तो यहां पर वो एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट, देखिए यहां पर इतने बड़े कंसर्न के अंदर कभी भी कोई ओरल रिक्वेस्ट नहीं होती, जैसे छोटे मोटे कंसर्न्स में होती है कि भाई इतनी प्रोडक्ट मंगवा लो, इतने प्रोडक्ट भेज दो, ऐसा एक्चुअली नहीं होता। यहां पर बाकायदा हर चीज वाउचर के थ्रू होती है, मींस कुछ ना कुछ स्पेसिफिक नोट्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक फॉर्म्स होते हैं। तो जब ये रिक्वेस्ट भेजेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को, तो एक स्पेसिफिक फॉर्म, एक जिसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, उसके ऊपर भेजते हैं और उसको बोलते हैं हम परचेज रिक्वेजिशन नोट। ठीक है, रिक्वेजिशन मींस रिक्वेस्ट होती है, परचेज रिक्वेजिशन नोट, इसको शॉर्ट में हम PRN भी बोलते हैं। कौन देगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाएगा, किसके पास भेजेगा, परचेज डिपार्टमेंट के पास, अपने पास भी एक कॉपी रखता है। ठीक है, फाइन। तो इस परचेज रिक्वेजिशन नोट का पूरा अपने आप में एक फॉर्मेट है और आपको इधर साइड पर आपको परचेज रिक्वेजिशन नोट का फॉर्मेट आ रहा होगा, आप वहां पर उसको देख सकते हैं। इसके अंदर कितनी क्वांटिटी एक्चुअली चाहिए, कब उसको चाहिए, किस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए चाहिए, सारी की सारी चीजें बेसिकली इसके अंदर वो क्या करते हैं, मेंशन कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे ही ये नोट परचेज डिपार्टमेंट के पास आता है तो परचेज डिपार्टमेंट अपने एक्शन में आएगा और परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसके बाद स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या करेगा, सिलेक्शन करेगा, सिलेक्शन ऑफ सप्लायर। सिलेक्शन ऑफ सप्लायर का सिंपल सा फंडा है कि भाई किससे एक्चुअली इनको ये गुड्स बाय करनी है। अब या तो क्या करेंगे, जो उनके स्पेसिफिक सप्लायर्स होंगे वो उन्हीं से बाय कर लेगा, या फिर क्या करते हैं, इसका एक तरीका और होता है टेंडर मंगाने का। टेंडर मंगाते हैं और देखते हैं कि भाई कौन सा सप्लायर कम से कम प्राइजेस को एक्चुअली क्या कर रहा है, कोट कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें सिलेक्शन ऑफ सप्लायर्स के अंदर आती है। फिर सप्लायर सिलेक्ट कर लेंगे और सप्लायर सिलेक्ट करने के बाद में फिर क्या होगा कि ये अपने ऑर्डर की प्रोसेसिंग करेंगे और ऑर्डर प्रोसेसिंग करेंगे तो ऑर्डर की प्रोसेसिंग कैसे होगी, बाय क्रिएटिंग अ परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर का मतलब होता है अब परचेज डिपार्टमेंट वो भी जो स्पेसिफिक आपका जो सप्लायर है, मान लें हमारा स्पेसिफिक सप्लायर है एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड को यह क्या करेगा, परचेज ऑर्डर भेजेगा कि हमें ये इतनी यूनिट आप हमें क्या करें, सप्लाई कर दीजिए। फाइन, तो यहां पर से गुड्स क्या होगी, जो हमारे पास से परचेज ऑर्डर मींस थर्ड स्टेप के अंदर परचेज ऑर्डर जो होगा वो किसके पास से, हमारे पास से, हमें उस गुड्स को बाय करनी है, वो किसके पास चला जाएगा, अल्टीमेटली सप्लायर के पास चला जाएगा। अब जैसे ही इसके पास ऑर्डर गया तो ये क्या करेगा, ऑर्डर को रेडी करेगा और ऑर्डर को रेडी करने के बाद में डिस्पैच कर देगा और किसके पास पहुंचा देगा, हमारे पास पहुंचा देगा। जैसे ही हमारे पास आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, मटेरियल को रिसीव करना पड़ेगा। तो हम यहां लिखेंगे रिसीप्ट ऑफ रॉ मटेरियल और इस स्टेप को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि यहीं से हमारा इस चैप्टर का बैकग्राउंड एक्चुअली बनता है। फाइन, तो हम रिसीप्ट ऑफ मटेरियल कौन करेगा, ये एक रिसीविंग डिपार्टमेंट होता है। रिसीविंग डिपार्टमेंट रिसीव करके और एक क्या करेगा, गुड्स रिसीट नोट बना देगा, गुड्स रिसीव्ड नोट बनाएगा। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, GRN। याद रखना क्योंकि ये रेफरेंस आपको अभी क्वेश्चंस के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आएंगे। ठीक है, और ये गुड्स कहां पे रख दिया जाएगा, स्टोर्स में रख दिया जाएगा। जैसे ही ये गुड्स आता है, अब आप इसका मैकेनिज्म समझे, जैसे ही ये इसको गुड्स को सप्लाई करेगा तो इस पूरे फैक्ट्री प्रेमाइसेस में एक जगह होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोर्स, जहां पर क्या रखा जाता है, रॉ मटेरियल प्लेस किया जाता है। जो गुड्स हमारे पास मार्केट से आएगा हम उसको उठाकर यहां रख देंगे। रिसीविंग डिपार्टमेंट लेगा, गुड्स रिक्वेजिशन नोट स्टोर से इशू होगा और स्टोर के अंदर एक बंदा बैठा हुआ होता है जो इस पूरे स्टोर को कंडक्ट करता है और उसको हम बोलते हैं स्टोर कीपर। स्टोर कीपर के पास एक स्टोर लेजर अकाउंट होता है, वो स्टोर लेजर अकाउंट के अंदर उस आए हुए गुड्स की क्या करेंगे, एंट्री कर देगा। ठीक है, और क्या इशू कर देगा, एक गुड्स रिसीट नोट के भाई मुझे अल्टीमेटली इतनी इतनी यूनिट्स इस रेट से एक्चुअली रिसीव हो गई और मेरे पास पड़ी हुई है। ठीक है, फाइन, तो ये हमारे पास रिसीट ऑफ मटेरियल। उसके बाद फिर क्या करते हैं, इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल किया जाता है। इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल
मटेरियल जो होगा वो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट करेगा और एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट इशू कर देता है कि भाई हमारे पास ये गुड्स आया, जो गुड्स अपने आप में सही है, या फिर अगर कोई गुड्स में उसमें रिजेक्शन है तो वो रिजेक्शन को क्या करेंगे, वो लोग रिटर्न कर देंगे। रिटर्न ऑफ रिजेक्टेड गुड्स टू द सप्लायर, रिजेक्टेड गुड्स टू द सप्लायर। और गुड्स को रिटर्न जब किया जाएगा, यहां पर क्या होगा, एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनेगी। देखिए हर चीज में एक पेपर डॉक्यूमेंट बन रहा है। यहां पर सबसे पहले क्या था, परचेज रिक्विजिशन नोट था, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ सप्लायर के बाद टेंडर्स आए, ये टेंडर पेपर डॉक्यूमेंट है, उसके बाद परचेज ऑर्डर दिया गया, ये एक डॉक्यूमेंट है, फिर गुड्स आया तो गुड्स रिसीट नोट हुआ, एक डॉक्यूमेंट है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनी, तो ये अपने आप में एक डॉक्यूमेंट है। रिटर्न ऑफ रिजेक्टेड गुड्स, जब हम गुड्स रिटर्न करते हैं तो हमें अच्छी तरह से पता है, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी में पढ़ सके हैं कि हम कौन सा नोट इशू करेंगे, वी विल इशू अ डेबिट नोट। गुड्स रिटर्न करने के बाद में फिर हम उसका क्या करेंगे, उसकी परचेस इनवॉइस का इंस्पेक्शन करेंगे पूरा और नेट अमाउंट का फिर फाइनली क्या कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं, मेकिंग पेमेंट। ठीक है, तो ये हमारी कुछ स्टेप्स थी गुड्स को परचेस करने से रिलेटेड। ठीक, फाइन। अब गुड्स जो है देखिए आ करके कहां रखा हुआ है, स्टोर्स में रखा हुआ है। मैंने आपसे क्या कहा कि गुड्स जो आएगा वो स्टोर्स में रखा हुआ है। ठीक, मैं इधर इसको फिर से बना देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ये मेरा स्टोर है और यहाँ पर स्टोर्स में क्या रखते हैं, रॉ मटेरियल। यहाँ पर बंदा बैठा है, कौन, स्टोर कीपर। मैंने अभी आपसे क्या कहा, जैसे ही परचेज डिपार्टमेंट इसको भेजेगा और इसने जो गुड्स भेजा जाएगा तो ये गुड्स आकर के कहाँ रखा जाएगा, स्टोर्स में। और स्टोर्स में एक बंदा बैठा हुआ होता है, स्टोर कीपर। अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ से अब डिमांड क्रिएट होगी, यहाँ से डिमांड भेजी जाएगी किसके पास में, स्टोर्स में, कि भाई हमें इतनी यूनिट्स इशू करें, इतनी यूनिट्स भेजें। तो देखिए जब मार्केट से स्टोर में गुड्स आई थी तो अब आप अपने आप को इस पूरे चैप्टर में स्टोर कीपर मानकर चलेंगे। हम अपने आप को क्या मानेंगे, वी आर द स्टोर कीपर। और हम कहाँ बैठे हैं, स्टोर्स में। जब हमने गुड्स का ऑर्डर किया था और गुड्स मार्केट से आया था तो स्टोर के पास आया था, रिसीट हुआ था। तो एक एस्पेक्ट होता है स्टोर के पास, रिसीट ऑफ गुड्स। और ये रिसीट ऑफ गुड्स कब होती है, परचेज के सेंस में, जो परचेज हम करते हैं मार्केट से। फाइन। अब यहां से इनके पास डिमांड आई कि हमें इतनी इतनी यूनिट्स भेजो, ए डिपार्टमेंट से, बी से, सी से, डी से, जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। और फिर ये स्टोर क्या करता है, इनको यहां से गुड्स अल्टीमेटली भेजता है। और जब स्टोर यहां से भेजेगा तो ये टर्म इसके लिए कहलाती है इशू। ठीक है, ये क्या कहलाएगी, इशू। तो यहां पर प्राइसिंग ऑफ इशू में एक वर्ड आपका क्लियर हो गया होगा, इशू का। इशू मींस व्हेनेवर स्टोर्स इशूज द गुड्स टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर प्रोडक्शन पर्पस इज कॉल्ड एज द इशू। ये स्टोर के पॉइंट ऑफ व्यू से इशू का कंसेप्ट एक्चुअली कहलाएगा। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो यहां पर अब प्राइसिंग ऑफ इशू का मीनिंग ये होता है, देखिए जो गुड्स मार्केट से यहां पर आ रहा है उसके ऊपर तो प्राइस कोट होती है, जो भी मार्केट एक्चुअली कोट करता है। जैसे उसने मार्केट से आया 1000 यूनिट्स एट द रेट ₹12, तो इसमें स्टोर का या कंपनी का कोई रोल नहीं होता, या तो मार्केट एक्चुअली डिटरमिन करता है। अभी क्या होता है, स्टोर के अंदर अलग अलग गुड्स का अलग अलग रेट का गुड्स एक्चुअली स्टोर के पास रखा हुआ है। जैसे मान लें कि मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं कि भाई ये रिसीट और इशू है। मान ले एक, और इसके अंदर एक और एस्पेक्ट होता है, दैट इज व्हाट, बैलेंस। बैलेंस मींस कितना इसके पास बचा। अब देखिए मान ले 1 जनवरी को 1000 या मैं कहूँ 500 यूनिट्स आती हैं एट द रेट ₹10, तो कितने हो जाएगी, 5000 की। तो बैलेंस कितना हो गया, 500 यूनिट एट द रेट 10, 5000। उसके बाद मान लो 3 जनवरी को फिर यूनिट्स आती है 300 यूनिट्स और रेट हो जाता है 12, तो अब हमारे पास बैलेंस क्या होगा, 500 यूनिट जो पुराना पड़ा हुआ था वो एज इट इज, और 300 यूनिट और आ गई हमारे पास ₹12 की। अब देखिए इसमें 500 यूनिट पहले आई थी तो पहले लिखी, बाद में आने वाली बाद में लिखी। मान लो 5 जनवरी को फिर आपके पास 400 यूनिट्स आ जाती है एट द रेट 15। अब आपके पास आपके स्टोर में 3 रेट, डिफरेंट रेट का गुड्स हो गया। एक 500 यूनिट एट द रेट 10 सबसे पहले आया था, 300 यूनिट्स एट द रेट 12, और उसके बाद 400 यूनिट्स एट द रेट 15। अब आपके पास ये पड़ा हुआ है। चलिए अब आपके पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से डिमांड आई कि भाई आप हमें मान लीजिए 400 यूनिट भेजे, तो 400 यूनिट इसमें से किसमें से भेजी जाएगी। यहां पर आता है कंसेप्ट प्राइसिंग ऑफ इशू का, कि क्या प्राइस, कौन सी प्राइस वाला भेजा जाएगा, 10 वाला, 12 वाला, 15 वाला, कौन से रेट का गुड्स हम इसके अंदर से इसको इशू करें। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है अपना प्राइसिंग ऑफ इशू। उसके ऊपर क्या प्राइस कोट की जाए, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्राइसिंग ऑफ इशू। इसको प्राइसिंग ऑफ इशू हम अल्टीमेटली बोलते हैं। ठीक है,
अब इसके अंदर जैसे डिफरेंट मेथड्स होती है, जैसे फीफो होती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो उसके अंदर पहले इसमें से इशू करेंगे, कम पड़ेगा, फिर इसमें से और कम पड़ेगा, फिर इसमें से। लास्ट इन फर्स्ट आउट हुई तो पहले इसमें से फिर कम पड़ेगा, इसमें से और फिर कम पड़ेगा, तो ऊपर, ठीक है। तो ये डिफरेंट एक्चुअली मेथड्स होती हैं। तो पर मैं पहले फिर से एक बार इस पर आता हूं। यहां पर क्या होता है कि जब यहां से गुड्स यहां पे रिसीव होता है, तो मैंने क्या कहा था, जब गुड्स रिसीव होता है तो रिसीव के टाइम पर एक डॉक्यूमेंट, एक फॉर्म इशू किया जाता है, उसको बोलते हैं हम गुड्स रिक्विजिशन नोट। ये जीआरएन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि रेफरेंस आएगा, और जीआरएन कब कोट होता है, एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स बाय द स्टोर्स, ठीक है। और जब इशू करते हैं तो इशू के टाइम पर एक और नोट इशू होगा जिसको हम बोलते हैं स्टोर रिक्विजिशन नोट, दैट इज कॉल्ड एज एसआरएन। इसको हम बोलेंगे स्टोर रिक्विजिशन नोट, या फिर इसका एक और नाम होता है मटेरियल रिक्विजिशन नोट। तो आपको रेफरेंस में एसआरएन आएगा या एमआरएन आएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन में जीआरएन आ जाए तो समझ जाइएगा कि ये रिसीट की एंट्री हो, और एसआरएन आ जाए तो समझ जाइएगा कि ये इशू की एंट्री। वैसे वहां पे रिसीट और इशू मेंशन होता है, बट स्टिल कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे तो जीआरएन एंड एसआरएन आर जस्ट द रेफरेंस नंबर, जो भी हम उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके रेफरेंस नंबर एक्चुअली उसके अंदर होते हैं। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो अब मैंने आपको बता दिया इसका पूरा बेसिक कंसेप्ट, एक्चुअली ये प्राइसिंग ऑफ इशू का कंसेप्ट क्या है, कि जब भी कभी कोई गुड्स बाय किया जाता है तो गुड्स आकर के स्टोर कीपर के पास रख लिया जाता है, स्टोर कीपर अपने पास रखता है, और जैसी कंपनी की पॉलिसी होती है उसके अकॉर्डिंगली फिर वो इशू करता है डिफरेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को। पहले गुड्स ऑर्डर किया जाएगा, ऑर्डर होगा तो फिर किसके पास आएगा, स्टोर के पास, स्टोर के पास आएगा तो क्या कहलाएगा, ये रिसीट ऑफ गुड्स। उसके बाद में स्टोर में रखा हुआ है, फिर उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिमांड उठाते हैं, तो ये जब भेजेगा तो उसको बोलेंगे इशू ऑफ गुड्स, ठीक है। और इस इशू के टाइम पर कौन सा रेट लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट प्राइसिंग ऑफ इशू। और उसके बाद में फिर ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर कहां पहुंचा देते हैं, ये वेयर हाउस। वेयर हाउस वो जगह होती है जहां पर फिनिश गुड्स एक्चुअली रिजर्व किया जाता है, और उसके बाद ये माल बिक जाएगा तो मार्केट के अंदर अल्टीमेटली चला जाता है। फाइन, तो ये हमारी पूरी प्रोसेस थी। आई होप आपको पूरी प्रोसेस क्लियर हो गई होगी। साथ में आपको बेसिकली प्राइसिंग का पूरा मैकेनिज्म और इसका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। फाइन, अब देखिए हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट मेथड्स होती हैं, और सर्कमस्टांसेस के ऊपर और मार्केट कंडीशंस के ऊपर और कंपनी की पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करती है कि कितने टाइप की मेथड्स एक्चुअली इसमें होती हैं, ठीक है। तो देखिए हमारी सबसे फर्स्ट जो मेथड्स होती हैं, दोज आर बेस्ड ऑन व्हाट कॉस्ट प्राइस, जिस पर हमने माल खरीदा है उसके ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है। अब ये कौन सी मेथड होती है, इसमें फर्स्ट मेथड होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं फीफो, बहुत ही फेमस मेथड है, और कॉस्ट अकाउंटिंग में इसका अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंस है। सिर्फ यहां पर मटेरियल कॉस्टिंग में ही नहीं है, आगे यूनिट कॉस्टिंग में भी आएगा। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाला चैप्टर है, उसके अंदर भी अल्टीमेटली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब देखिए जैसे मैं यहां पर अगर मान लो 400 यूनिट इशू करनी है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जो सबसे पहले हमको रिसीव हुआ था क्रोनोलॉजिकली हम उसको इशू करेंगे। मीन सबसे पहले हम आउट ऑफ 500 यूनिट्स इशू किया जाएगा, कम पड़ेगा तो 300 और कम पड़ेगा तो फिर 400, इस तरह से जाएगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सेकेंड मेथड होती है इसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। लास्ट इन फर्स्ट आउट को शॉर्ट में हम बोलते हैं लीफो मेथड। अब इसी में देखें, इसमें सबसे पहले किसमें से जाएगा, आउट ऑफ 400 यूनिट्स, फिर कम पड़ेगा तो इसमें 300 और फिर कम पड़ेगा तो 500। लास्ट जो आया है वो पहले जाएगा, जो सबसे पहले आया वो लास्ट में जाएगा। थर्ड इसके अंदर होता है हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, HIFO, हाईफो। अब इसके अंदर से सबसे पहले वो गुड्स आएगा जिसकी रेट सबसे हाईएस्ट होगी, मींस 10, 12 और 15। तो जब इशू किया जाएगा तो सबसे पहले 15 वाला, फिर उसके बाद 12 वाला, और उससे के बाद कम पड़ा तो फिर 10 वाला, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। एक मेथड होती है जिसके न्यूमेरिकल्स होते नहीं है, दैट इज व्हाट नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट, NIFO इसको बोलते हैं। नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट होती है कि भाई जो गुड्स आपके पास अभी ऑर्डर किया है नेक्स्ट, वो जो रेट से ऑर्डर किया गया उस रेट से आप क्या करेंगे, अल्टीमेटली इसको इशू करेंगे। उसके बाद फिफ्थ मेथड होती है स्पेसिफिक प्राइस मेथड। ये स्पेसिफिक प्राइस मेथड वहां पर एप्लीकेबल होती है जहां पर कोई स्पेशल जॉब ऑर्डर्स के थ्रू काम होता है, और किसी एक स्पेसिफिक जॉब के लिए खास किसी एक स्पेसिफिक रेट और स्पेसिफिक क्वालिटी का गुड्स आता है। अब वो जो क्वालिटी है, जिस रेट का गुड्स आया वो उसी स्पेसिफिक जॉब ऑर्डर के ऊपर या जॉब नंबर के ऊपर एक्चुअली जाएगा, दैट इज स्पेसिफिक प्राइस मेथड। आगे हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे। और सिक्स्थ इज व्हाट बेस स्टॉक मेथड। एक्चुअली बेस स्टॉक मेथड अपने आप में इंडिपेंडेंट मेथड नहीं है, बेस स्टॉक मेथड इनमें से किसी के साथ भी एप्लीकेबल हो सकती है। इसमें हमें कुछ
बेस स्टॉक रखना पड़ता है, मींस कुछ स्पेसिफिक रेट की जो कुछ गुड्स को हमें क्या करना पड़ता है, प्रिजर्व करना पड़ता है, और हम उसको इशू नहीं करते, वो इमरजेंसी के लिए एक्चुअली रखी जाती है। चलिए, तो ये हमारी 6 मेथड जो कॉस्ट प्राइस के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद एक होती है मेथड्स बेस्ड ऑन एवरेज प्राइस, ठीक है। ये एवरेज प्राइस के ऊपर जो मेथड्स बेस्ड होंगी, इसमें सबसे फर्स्ट जो होगी दैट इज व्हाट, नंबर 1 सिंपल एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज मेथड, ठीक है। ये एक मेथड है, अपने आप में एक इंपॉर्टेंट मेथड है। सिंपल एवरेज मींस जहां पर हम किसका एवरेज निकालते हैं, रेट का एवरेज निकालते हैं, जो भी उनका रेट होगा उसका एवरेज निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सिंपल एवरेज। सेकंड मेथड होती है इसमें वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड में हम रेट और क्वांटिटी दोनों को अल्टीमेटली कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है, तो ये कहलाएगी वेटेड एवरेज मेथड। थर्ड होती हमारी पीरियोडिक सिंपल एवरेज मेथड। पीरियोडिक सिंपल एवरेज मेथड के अंदर एक स्पेसिफिक पीरियड का एवरेज लिया जाता है, वो मैं आपको जब ये वाला जब इसका लेक्चर आएगा उसी टाइम में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और उसके बाद में फिर पीरियोडिक वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है, इसी में पीरियोडिक वेटेड एवरेज मेथड। फिफ्थ होगी हमारी मूविंग सिंपल एवरेज मेथड, ठीक है, एक होगी हमारी मूविंग सिंपल एवरेज मेथड, और सिक्स्थ होगी हमारी मूविंग वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है। ये हमारी मेथड्स हैं जो किसके ऊपर बेस्ड होती है, एवरेज प्राइस के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है हमारी मार्केट प्राइस मेथड, ठीक है। थर्ड हमारी हो जाएगी मार्केट प्राइस मेथड, जो किसके ऊपर बेस्ड होती है, हमारी मार्केट प्राइस के ऊपर बेस्ड होगी। इसके अंदर हमारी दो मेथड्स आती हैं, फर्स्ट है रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड और एक होती है रियलाइजेबल प्राइस मेथड। एक होगी हमारी रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड, रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड, एंड सेकंड इज व्हाट, रियलाइजेबल प्राइस मेथड। जितने के ऊपर रियलाइज होगा उसके ऊपर हम क्या करते हैं, इसको इशू करते हैं, ठीक, फाइन। और उसके बाद हमारी नेक्स्ट है इसके नोशनल प्राइस मेथड। फिर हमारा किसके ऊपर बेस्ड है, नोशनल प्राइस, एक नोशनल प्राइस जो मान ली गई है। उसके अंदर हम सबसे पहले लेंगे स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। इसमें फर्स्ट होती है हमारी स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, और नंबर 2 इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड, ठीक है। सेकंड होगी हमारी कौन सी, इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड, फाइन। तो ये हमारी डिफरेंट मेथड्स है प्राइसिंग ऑफ इशू की, कि जिससे जो भी हम जब हम इशू करते हैं, कब जब स्टोर्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को गुड इशू करता है, तो उस टाइम क्या प्राइस लगाई जाए, क्या रेट उसका लगाया जाए, क्या प्राइसिंग की जाए, उसकी ये डिफरेंट मेथड्स है, 6 इधर 2 इधर और 2 इधर, फाइन। तो ये हमारी कुछ मेथड्स है, फाइन। अब हम आगे के लेक्चर्स में इन मेथड्स को, अच्छा मैं थोड़ा सा आपको इसके अंदर एक स्टोर कीपर का जो स्टोर लेजर अकाउंट होता है उसका भी मैं फॉर्मेट आपको बता देता हूँ। देखिए, ये हमारी मेथड्स हैं। उसके बाद अगर मैंने आपसे क्या कहा कि हमें अपने आप को इस पूरे चैप्टर में क्या मानना है, स्टोर कीपर। और स्टोर कीपर एक लेजर मेंटेन करता है जिसको वो बोलता है स्टोर लेजर अकाउंट। क्या बोलेगा वो, स्टोर लेजर अकाउंट। और नेचुरली उस स्टोर लेजर के अंदर सिर्फ 3 एस्पेक्ट्स आएंगे, रिसीट, इशू और बैलेंस। रिसीट मींस कितनी यूनिट्स आपने मार्केट से जो आपके पास आई आपने कितनी रिसीव की एज ए स्टोर कीपर। इशू का मतलब आपने कितनी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू की, और बैलेंस का मतलब ये सब करने के बाद में अल्टीमेटली आपके पास कितना बैलेंस बच गया, ठीक है, फाइन। तो इसका फॉर्मेट होता है, सबसे पहले हम इसमें लेते हैं डेट, फिर होता है हमारा रेफरेंस नंबर, फिर उसके बाद एक होता है रिसीट, फिर एक कॉलम होगा इशू का और एक कॉलम होगा बैलेंस का। मैंने आपसे कहा इसमें 3 ही एस्पेक्ट होते हैं। फिर तीनों में 3 कॉलम्स होंगे, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, और इधर भी क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। अगर मैं इसी एग्जांपल को लूं तो मैंने फर्स्ट टाइम में 500 यूनिट बाई की एट द रेट 10, तो मैं यहाँ डेट डाल दूंगा जुलाई 1, और मेरे पास गुड्स आ रहा है तो रेट क्या लगेगा, कोड GRN, उसके साथ नंबर लिखा होगा GRN 170, GRN 180। यहाँ पर क्वांटिटी 500 यूनिट एट द रेट 10, अमाउंट आएगा 5000। और इसके जस्ट बाद इसको बैलेंस करना पड़ेगा। मेरे पास बैलेंस कितनी होगी, 500 यूनिट एट द रेट 10, 5000। फिर उसके बाद मेरे पास गुड्स आया 300 यूनिट का, तो मैं डेट डाल गया 300 यूनिट्स एट द रेट 12, 3600 कर दूंगा। और बैलेंस कैसे उतारूंगा, पहले पुराना 500 यूनिट एट द रेट 10 और 300 यूनिट एट द रेट 12। तो इस तरह से ये स्टोर लेजर अकाउंट हमारा बनेगा। इस लेक्चर में हमने इसके बेसिक्स के ऊपर डिस्कस किया। आई होप आपको ये बेसिक्स इसके क्लियर होंगे। नेक्स्ट लेक्चर से फिर हम इसकी 1 बाय 1 डिफरेंट मेथड्स को डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। पहले हम उठाएंगे LIFO और FIFO मेथड, फिर उसके बाद फिर आगे की मेथड जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे हम उसको 1 बाय 1 करते जाएंगे। आई होप आपको इस लेक्चर के अंदर कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट लगता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो इसे अपने फ्रेंड्स के, अपने कलीग्स के, अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें।
वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज कॉमर्स एकेडमी। थैंक यू।